के घर पर एनसीपी और कांग्रेस की मुश्तरका मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब करते हुए पृथ्वीराज चौहान और नवाब मलिक ने अपने पत्ते नहीं खोले, सिर्फ इतना बोला कि हम शिवसेना से बात करके आप सभी को तफसील बताएंगे। सबसे पहले हमारे जो चुनाव के पूर्व जो हमारे साथी थे, हमारा जो गठबंधन था, हमारे प्री पोल अलायंस पार्टनर्स थे, उनके साथ हम पहले बैठक करेंगे, उनको अब तक की चर्चे की जानकारी पूरी देंगे। उसके बाद एनसीपी और कांग्रेस मिलकर शिवसेना से बातचीत करेंगे और जब हमारी बातचीत सभी मुद्दों पे आम राय बन जाएगी तब आपको मुंबई में सारी जानकारी दी जाएगी कि ये अलायंस का आर्किटेक्चर क्या है, अलायंस का स्ट्रक्चर क्या है। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी शिवसेना की हुकूमत साजी का फार्मूला तकरीबन तय है। माजी में शिवसेना की मुखालफत करने वाली सियासी जमातें भी अब शिवसेना के साथ हुकूमत साजी के हक में दिखाई दे रही हैं। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के लिए दीगर पार्टियों से भी बातचीत की जाएगी। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने अबू आसिम आजमी से बात की। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। शिवसेना ने जो है वो इसके ताल्लुक से बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन उसकी मेहनत यहाँ पर जो है वो सफल होती दिखाई दे रही है। सोनिया गांधी ने भी जो है वो इस बात का इकरार कर लिया है, इस बात को मान लिया है कि युति की सरकार बननी चाहिए। अबू आसिम आजमी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले सर ये बताइए कि क्या आप सरकार में शामिल होंगे? नहीं, वो मैं अभी तक मुझे कोई ऑफ़र नहीं है सरकार में शामिल होने का। हम लोग इलेक्शन साथ लड़े थे, शरद पवार साहब के नेतृत्व में इलेक्शन अच्छा लड़ा हुआ। अब पवार साहब बातचीत कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा वक्त आएगा तो मैं पूछूंगा अपने लीडर श्री अखिलेश यादव जी से, वो जैसा मुझे हुक्म देंगे वैसे ही करूंगा। सवाल ये पैदा होता है कि शिवसेना के खिलाफ आपने हमेशा से जो है वो बयानबाजी करते हुए आए हैं। बाला साहब ठाकरे के खिलाफ आपने केस भी दाखिल किया और आपके केस की बुनियाद पर उनको जो है वो कोर्ट में तलब भी किया गया। एक लंबी लड़ाई लड़ी है अबू आसिम आजमी साहब आपने। तो ऐसे में जो है वो जो सेकुलर ताना बाना यहाँ पे जो बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना साथ में आती हुई दिखाई दे रही है, तो इस पर जो है वो आपका क्या रद्द-ए-अमल है? नहीं, सेकुलर क्या बताऊँ मैं। कांग्रेस की सरकार थी, दंगा हुआ महाराष्ट्र में 92-93 में, और जिन पे आरोप था उन पे आज तक कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं किसको दोषी ठहराऊं? मैं एक ही बात देख रहा हूं एक बड़े सिनेरियो में कि बीजेपी आज इस देश में बढ़ती जा रही है और बीजेपी के पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, मुस्लिम, हिंदू, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, गाय बैल, घर वापसी, लव जिहाद, मतलब बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ एक उन्होंने महाज खोल रखा है और उसमें शिवसेना मदद कर रही है। तो अब एक साथी को अगर अलग कर दिया जाए, शिवसेना सिर्फ महाराष्ट्र में है, शिवसेना पूरे देश में नहीं है, तो अगर हमको इनको तोड़ना है तो मुझे लगता है कि हमें पुरानी बातें भूल करके शिवसेना के साथ जिस तरह से शरद पवार साहब बात कर रहे हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना रहे हैं और शिवसेना डाइल्यूट हो रही है, शिवसेना कह रही है कि भाई हम उन इश्यूज़ को छोड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सपोर्ट करना चाहिए, खुश होना चाहिए। वहीं कांग्रेस लीडर संजय निरुपम ने एनसीपी कांग्रेस इत्तेहाद की मुखालफत की है। सरकार में कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर शामिल हो, यह कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। कांग्रेस का भविष्य और भी खराब होगा। महाराष्ट्र जिसकी राजनीति का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने वर्षों तक किया है, सरकार का नेतृत्व वर्षों तक किया, दशकों तक किया है, आज वो कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ तीसरे नंबर की पार्टी बनकर सरकार में शामिल होने के लिए लालायित है। यह सर्वथा अनुचित है। मैं महाराष्ट्र के जो बड़े बड़े नेतागण हैं जिनका आग्रह है कि सत्ता में भागीदार बना जाए, उनके प्रति पूरे आदर के साथ यह बात रखूंगा कि कृपया करके सरकार में जाने की जल्दीबाजी करके या फैसला करके आप कांग्रेस पार्टी का नुकसान मत करें। आपका भी नुकसान है, पार्टी का भी नुकसान है। जो हमारे माननीय विधायकगण तो बहुत जिद पे अड़े हैं और मुझे जहां तक जानकारी मिल रही है कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर पूरा दबाव डाल रखा है कि आप हमारी बात सुनिए, हमारी बात समझिए। ऐसे विधायकों से भी मेरी अपील यही होगी कि सरकार में शामिल होने के बाद उनका भविष्य और असुरक्षित हो जाएगा, वो और कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि यह सरकार बहुत लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। वहीं वंचित बहुजन अघाड़ी के सरबराह प्रकाश अंबेडकर का कहना है कि महाराष्ट्र को 3 हिस्सों में बांटने की साजिश हो रही है। इनसे बात की हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी ने।
बहुजन आघाड़ी के सुप्रीमो प्रकाश आंबेडकर ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में जो पिछले 26-27 दिनों से जो खेल चल रहा है, राजनीतिक जो माहौल चल रहा है सरकार बनाने को लेकर, यहां पर प्रकाश जी ने आरोप लगाया कि मुंबई सहित महाराष्ट्र में को 3 हिस्सों में बांटने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ आरोप है ये? क्या वाकई जम्मू कश्मीर की तर्ज पर यहां पर भी बांटने की कोशिश की जा रही है? खुद जानते हैं प्रकाश जी। प्रकाश जी, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, 26 दिन का ये जो खेल चल रहा है, सरकार बनेगी ना बनेगी, बन रही है, बन जाए, बनने जाएगी, रुकिए 1 दिसंबर तक रुकिए, 1 जनवरी तक रुकिए, ये जो टाइम टेबल देने का जो है वो मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात यहाँ की तीनों राजनीति पार्टियों ने किया है। उसमें कांग्रेस भी शामिल है, एनसीपी भी है और बीजेपी भी है। हम कांग्रेस वालों से सीधा पूछते हैं कि भैया आप शिवसेना के साथ जाओगे या नहीं जाओगे, इसका पहला खुलासा करो। कांग्रेस जब तक खुलासा नहीं करती तब तक मेरे ख्याल से सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, यही है। जहां तक बीजेपी की बात है, वहां तक मैं समझता हूं कि बीजेपी एक मान के चलती है कि बंबई ये जो फाइनेंशियल कैपिटल है इसको यूनियन टेरिटरी होना चाहिए, और यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए इनको गवर्नर रूल की जरूरत है, और इसलिए ये खिलवाड़ कर रहे हैं। जो राजनीतिक नेता है उनकी क्या छवि है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उनको नचाया जा रहा है, वो नाच रहे हैं। और इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट महाराष्ट्र को 3 हिस्सों में बांटने का है, क्योंकि जो विदर्भा का इलाका है वो कभी महाराष्ट्र के साथ रहा नहीं, मध्य भारत के साथ रहा, लेकिन ये जो बाकी का महाराष्ट्र जो है उससे बंबई अलग निकालकर 3 राज्यों में बिठाने की उनकी एक साजिश है। अगर किसी राजनीतिक पार्टी को, दलों को इस्तेमाल करके अगर बंबई हम लोग अलग बना देते तो उनकी ये मंशा है। हम लोग उसको रोकने के लिए आज लोगों के सामने इस इशू को लिया है कि भैया ये केंद्र की साजिश है और इसलिए महाराष्ट्र में सरकार नहीं बन रही है। अगर इस तरह की स्थिति महाराष्ट्र में या मुंबई में बनती है तो आपकी तरफ से क्या कुछ माहौल रहेगा? क्या कुछ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे या आंदोलन करेंगे? क्या कुछ हम लोग ये जमीनी लड़ाई भी होगी और आंदोलन भी होगा, दोनों होगा। बंबई को यूनियन टेरिटरी बनाने के हम विरोध है। बंबई कोकण के साथ में होनी चाहिए, बंबई पश्चिम महाराष्ट्र के साथ में होनी चाहिए, बंबई जो है वो खानदेश के साथ में होनी चाहिए, उसको अलग नहीं होने देंगे इस विभाग से। ये थे प्रकाश आंबेडकर जी जो हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन संतोष डिसले के साथ सर्वेश तिवारी, न्यूज 18। शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद में शिकायत दर्ज करवाई गई है। यह शिकायत शहर के बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई है। शिकायत कुनिंदा तुकाराम चोरे ने तहरीरी शिकायत में शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे, एमएलए प्रदीप जायसवाल और साबिक एमपी चंद्रकांत खैरे पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने 10 से 12 अक्टूबर के दरमियान हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगे और जीत हासिल की, लेकिन जब हुकूमत बनाने का वक्त आया तो शिवसेना ने इत्तेहाद तोड़कर धोखाधड़ी की। शिकायत कुनिंदा का कहना है कि वो जल्द ही इस ताल्लुक से इलेक्शन कमीशन से भी शिकायत करेंगे। तुकाराम चोरे की मुताबिक शिकायत दर्ज करवाने पर उसे धमकियां भी मिली हैं, लेकिन उन्होंने नाम बताने से इनकार किया है। असं आहे की 2019ची जी विधानसभा निवडणूक महाराष्ट्रामध्ये झाली त्या ठिकाणी पोस्ट पोल जे अलायन्स होतं भाजप, शिवसेना व इतर पक्षांचं, यांनी हिंदुत्वाच्या नावाखाली आम्हाला मतदान द्या असं आम्हाला सांगितलं होतं औरंगाबादमध्ये प्रचार सभा घेऊन। त्यांच्यावर विश्वास ठेवून आम्ही महायुतीला मतदान केलं। महायुतीला मतदान केल्यानंतर निकाल लागल्यानंतर फक्त मुख्यमंत्री पदाच्या लालसेपोटी यांनी महायुती तोडली आणि महायुती तोडून या ठिकाणी आम्ही जे त्यांना हिंदुत्वाच्या नावाखाली विश्वास ठेवून मतदान जे केलं होतं ते मतदान आम्हाला धोका झाल्यासारखं वाटलेलं आहे आणि आमच्यासोबत जो धोका झालेला आहे त्याच्या विरुद्ध म्हणून आम्ही माननीय प्रदीप जायसवाल, उद्धव ठाकरे आणि चंद्रकांत खैरे यांच्या विरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा म्हणून बेगमपुरा पोलीस स्टेशन येथे तक्रार अर्ज काल दाखल केलेला आहे। याच्या पलीकडे आता जी काही कारवाई होईल याच्यानंतर आम्ही हे पद महाराष्ट्र में सरकार बनाने की घमासान के दरमियान आज थाने के मेयर मुंतखब करने के दौरान एनसीपी शिवसेना का इत्तेहाद खुलकर सामने आया, जिसमें आज बिला मुकाबला शिवसेना का
मेयर मुंतखब हुआ, जिन्हें मुबारकबाद देने पहुंचे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे। इस तरह रियासत में शिवसेना, कांग्रेस व एनसीपी इत्तेहाद का पहला नमूना महाराष्ट्र के थाने में देखने को मिला। महापौर विराजमान झाले म्हणून ठाणे महापालिकेच्या सर्वसामान्य सदस्यांना विनंती आहे महापौर आणि उपमहापौर पदावर कृपया जागेवर बसून घ्यावं। नरेश मस्के आणि उपमहापौर पल्लवी कदम यांची बिनविरोध निवड झालेली आहे। मी सर्व पक्षीय नगरसेवक असतील, सर्व पक्षीय नेते असतील यांना मनापासून धन्यवाद देतो, त्यांचे आभार मानतो, कारण ही निवडणूक बिनविरोध होण्यासाठी त्यांनी सगळ्यांनी सहकार्य केलं आणि यापुढे देखील शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे सुरुवात करावी। ठाणे महापालिकेच्या विकासाला आम्ही प्राधान्य देणार आहोत। गेले 25 वर्ष या ठिकाणी मुल्क भर में वक्फ की प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जों के मुतालिक सवालों के जवाब में पार्लियामेंट में मुल्क भर में वक्फ की अराजी पर नाजायज कब्जों से मुतालिक आदाद व शुमार पेश किए गए। महाराष्ट्र में सिर्फ 81 वक्फ अराजी पर नाजायज कब्जे बताए गए, जो असल से कम है। रियासत में वक्फ की प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जों की तादाद के मुतालिक गलत आदाद शुमार हुकूमत की जानिब से पेश करने पर तहरीक औकाफ ने तशवीश का इजहार किया। तहरीक औकाफ का मानना है कि रियासत में 90,000 से ज्यादा वक्फ इमलाक हैं और 70% से ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जे हैं। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने इस सिलसिले में तहरीक औकाफ के बानी शब्बीर अहमद अंसारी से बात की। हिंदुस्तान भर में 16,000 से ज़्यादा ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं, वक्फ की ज़मीनात हैं जिन पर जो है वो नाजायज़ कब्ज़ा है। इस तरह की मालूमात पार्लियामेंट में दी गई है और इसमें जो है वो सबसे अव्वल नंबर आता है पंजाब का और उसके बाद महाराष्ट्र का भी नंबर आता है। लेकिन महाराष्ट्र के ताल्लुक से कहा गया कि महाराष्ट्र में जो है वो 81 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पर जो है नाजायज़ कब्ज़ात हैं। हमारे साथ जो है वो शब्बीर अहमद अंसारी साहब मौजूद हैं, जो कि तहरीक औकाफ से जुड़े हुए हैं, तहरीक औकाफ के फाउंडर हैं। जो असल आदाद शुमार है वो नहीं आ पाए हैं, तो आपके हिसाब से आदाद शुमार क्या है? देखिए, जो अब महाराष्ट्र में जो 95 एक्ट के बाद में पहला सर्वे 2002 में हुआ था, उसके रिकॉर्ड के जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है वो ये बता रहा है कि 53,000 एकड़ ज़मीन और 1 लाख प्रॉपर्टी यहाँ पर वक्फ बोर्ड की है, जिसमें जो कहा जा रहा है कि कैसी प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं। हमने जो पूरे महाराष्ट्र का अभी सर्वे किया है, तहरीक औकाफ ने जो इक़दाम किया है और जो तहरीक औकाफ जो काम कर रही है उसने जब देखा है तो 80 से 90% इसमें नाजायज़ कब्ज़ात हैं। अच्छा, एक बात ये बताइए कि नाजायज़ कब्ज़ा होने के बावजूद भी आइडेंटिफाई क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इनकी वजह क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट डाटा कुछ और बोलता है और आपका जो तजुर्बा जो है वो डाटा कुछ और बोल रहा है। देखिए, नाजायज़ कब्ज़ात के बारे में आज तक किसी किस्म का कोई अमल नहीं किया गया था, गवर्नमेंट ने कभी भी नहीं किया, इस तरीके का अमल नहीं किया गया था। 95 एक्ट बनने के बाद भी यहाँ गवर्नमेंट रही, 10 साल उस गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया और ना ही सही डाटा हासिल कर सका था। तहरीक औकाफ ने इसके लिए कदम उठाया और उसके बाद में जिस तरीके से ये मालूमात हमको आज मिल रही है उसी का मैं डाटा आपको आज दे रहा हूँ। शब्बीर अहमद अंसारी जो कि तहरीक औकाफ के फाउंडर मेंबर हैं, इसके जो है वो सबसे अहम रुकन हैं। इनका ये कहना है कि महाराष्ट्र में जो है वो ऐसी कई प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पर नाजायज़ कब्ज़ात हैं, इसके बावजूद जो है वो गवर्नमेंट तक सही डाटा नहीं पहुंच पाया है। इसके अलावा इनका ये कहना है कि इसके मुतालिक सही सर्वे होना चाहिए और इस पर जो है वो जब तक कि अवामी तहरीक कारफरमा नहीं होती तब तक के जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी और अराजी को हासिल करना मुमकिन नहीं है। कैमरा पर्सन अविनाश लुंडे के साथ मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। औरंगाबाद शहर को तारीखी शहर कहा जाता है। इस शहर की तारीखी अजमत का एतराफ़ भी किया जाता है, लेकिन मुख्तलिफ अदवार पर मुहित इस शहर की मुकम्मल तारीख को शायद ही मंजर आम पर लाया गया हो। इस खला को पुर किया है मारूफ तारीखदान डॉक्टर मिर्ज़ा मोहम्मद खिज़र की नई तसनीफ़ औरंगाबाद तारीख के आईने में। इस किताब का औरंगाबाद में इजरा अमल में आया। तारीख के जानकारों का कहना है कि डॉक्टर खिज़र का इक़दाम भी किसी तारीखी कारनामे से कम नहीं। मुंबई से मुत्तसिल मुमरा की बढ़ती आबादी के लिहाज से यहाँ थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से एक और नया फायर ब्रिगेड तामीर किया गया है। चिल डाइघर इलाके के मुदाफ़ात में बड़े बड़े गोदाम कारखाने भंगार के गाले होने के सबब यहाँ आए दिन आतिशज़दगी की वारदातें पेश आती हैं, जिसके पेश नज़र म्यूनसिपल ने यहाँ एक नया फायर स्टेशन तामीर किया, जिसका इफ्तिताह थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर के हाथों अमल में आया।
गैर मौसमी बारिश के सबब फसलों को हुए नुकसान के असरात अब आम लोगों पर भी पड़ने लगे हैं। बारिश की वजह से न सिर्फ गन्ना, कपास, सोयाबीन, हल्दी और जवार की फसलों को नुकसान हुआ, बल्कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली सब्जी और तरकारियों की फसलों का भी भारी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से फल और सब्जी के दाम में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। इजाफे से लोगों के बजट पर असर डालना शुरू कर दिया है। ताहम ताजिर और किसान दोनों परेशान हैं। और रुख करेंगे कर्नाटक की खबरों का नजर हेडलाइंस पर। 22 नवंबर यानी कल वजीर आला येडियुरप्पा का गुलबर्गा दौरा। जनपरा संघर्ष समिति का मुतालबा, सीएम समिति के तस्लीमशुदा 8 मुतालबात को करे पूरा। 371J का सेल गुलबर्गा में भी कायम किया जाए। गुलबर्गा से जल्द शुरू होंगी हज परवाजें। रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर उमेश जाधव का बयान। गुलबर्गा एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बैनुल-अक़वामी तर्ज का। शबाब बैतुल-माल के तहत बेंगलुरु में इज्तिमाई शादियों की तकरीब। 26 गरीब जोड़ों ने नई जिंदगी में रखा कदम। बैतुल-माल के जरिए समाजी खिदमत की मिसाल। हैदराबाद कर्नाटक जन संघर्ष समिति ने सीएम येडियुरप्पा से हैदराबाद कर्नाटक के लिए किए गए वादे पूरे करने का मुतालबा किया है। समिति का कहना है कि जबानी तौर पर इलाके का नाम कल्याण कर्नाटक करने से कल्याण नहीं होगा, बल्कि जमीनी सतह पर काम की जरूरत है। सीएम येडियुरप्पा ने 17 सितंबर यौम इंज़माम हैदराबाद कर्नाटक के मौके पर इलाके हैदराबाद कर्नाटक का नाम कल्याण कर्नाटक करने का गुलबर्गा में ऐलान किया था। यौम इंज़माम की सरकारी तकरीब से खिताब करते हुए येडियुरप्पा ने हैदराबाद कर्नाटक को हकीकी तौर पर कल्याण कर्नाटक बनाने के लिए खुसूसी इक़दामात, खुसूसी बजट में इजाफा समेत कई एक खुशकुन ऐलानात किए थे। ताहम बताया जाता है कि येडियुरप्पा का किया गया एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। हैदराबाद कर्नाटक जनपरा संघर्ष समिति ने इस जानिब सीएम येडियुरप्पा की तवज्जो मबजूल कराई। जो 371 का जो ना अलग सेक्रेटरीट बनाना, अलग मंत्रालय बनाना और जो है ना 371 में जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए अमेंडमेंट करना और जो है ना 371 का एक स्पेशल सेल ऑफिस बेंगलुरु में है वो गुलबर्गा में कायम करना और साथ ही साथ जो है ना इसके साथ जो है ना 12 जो है ना हम डिमांड्स उनके सामने रखे थे। उन्होंने जो है ना 8 डिमांड जो है ना यहाँ पर डिक्लेयर करे और इम्प्लीमेंट करते हैं हम बोलकर। अब तक जो है ना उसका कोई जो है ना इम्प्लीमेंटेशन का काम नहीं हुआ। आईन में खुसूसी तरमीम के जरिए इलाके हैदराबाद कर्नाटक को आर्टिकल 371J के तहत खुसूसी मराहत भी दी गई हैं, जिसके तहत तालीम और रोजगार के शोबे में हैदराबाद कर्नाटक के नौजवानों को रिजर्वेशन हासिल है। इस पर भी मुकम्मल तौर पर अमल आवरी न होने की शिकायत है। आउट ऑफ हैदराबाद कर्नाटक के लोग यानी बेंगलुरु के लोग कोर्ट को गए कि रिजर्वेशन कैसा मुनासिब है, लेकिन मोजिस कोर्ट ने ये ऑर्डर लिखा है कि यहाँ कोई इस इलाके के लोगों को हैदराबाद कर्नाटक के उनकी आबादी के लिहाज से वो रिजर्वेशन देना चाहिए जो 20% हमारा बनता है और इसके ऊपर हाई कोर्ट का ऑर्डर है। तो हम चाहते हैं कि हुकूमत इसके ऊपर फौरी इम्प्लीमेंट करके हमारे लोगों को तालीम में और मुलाजिमतों में मौका अता फरमाए। गुलबर्गा रेलवे डिवीज़न के लिए जो सब कमेटी बनी गई है, यहाँ पर तमाम जो है ना सेंटर के जितने जो है ना चीज़ें हैं और जितने जो है ना यहाँ पर स्ट्रक्चर्स है वो जो है ना आज मौजूद है। और हम जो यही हमारी जो है ना एक ये है गुजारिश है सीएम साहब को जो है ना इस सब कमेटी के ऊपर एक प्रेशर जो है ना रखते हुए और इसका आपकी निगरानी में, सीएम साहब की निगरानी में ये काम को जल्द से जल्द जो है ना मुकम्मल करे। गुलबर्गा एयरपोर्ट का इफ्तिताह करने के लिए सीएम येडियुरप्पा 22 नवंबर को गुलबर्गा आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस दौरान भी सीएम हैदराबाद कर्नाटक के लिए मजीद खुशकुन ऐलानात करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। गुलबर्गा एयरपोर्ट से भी जल्द ही हज परवाजें शुरू की जा सकती हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अफसरान और गुलबर्गा एमपी डॉक्टर उमेश जाधव के मुताबिक गुलबर्गा एयरपोर्ट बैनुल-अक़वामी तर्ज पर तामीर किया गया है। यहाँ से जल्द हज परवाजें शुरू करना इनकी तरजीहात में शामिल है। जब यहाँ से फ्लाइट
दूसरे मुकामात के लिए उड़ेंगे तो कलबुर्गी के हाजी भी मक्का शरीफ अपने घर से एहराम बांध के वो जाएंगे और अल्लाह ताला उनकी ये ख्वाहिश पूरी करेगा। हमारा ख्वाब यही है कि एयरबस यहाँ से अगर शुरू हो जाए तो इंशाल्लाह वो दिन भी दूर नहीं है जब गुलबर्गा शहर से डायरेक्ट आसपास के रायचूर के, बीदर के, गुलबर्गा के आसपास के तमाम हुज्जाज इकराम यहीं से गुलबर्गा शहर से डायरेक्ट उस मुक़द्दस सरजमीन को जा सके। बरसों पुराना ख्वाब अब जल्द ही पूरा हो सकता है। ये वो ख्वाब है जो हैदराबाद कर्नाटक के आज़मीन हज कई दहों से देख रहे थे। अब जबकि गुलबर्गा एयरपोर्ट पूरी तरह से कारगर हो रहा है तो गुलबर्गा से रास्त तौर पर सरजमीन हिजाज पर लैंड किया जा सकता है। अब से कुछ बरसों कबल तक हैदराबाद कर्नाटक के आज़मीन को 500 किलोमीटर दूर बेंगलुरु से फ्लाइट लेनी होती थी। बादशाह जोग्राफियाई पस मंजर में हैदराबाद कर्नाटक को हैदराबाद एयरपोर्ट से मुंसलिक किया गया। अब ये दूरी भी खत्म होने जा रही है। दूसरे देश को जाने के लिए और हज यात्रियों को भी यहाँ से एक हज के जाने के लिए भी हम उसके बाद सोच रहे हैं। हम लोग बड़ी एयरबस लैंड कर सकती है, ये हमारा एक सोच है, सोच को हकीकत में लाने के लिए कोशिश करते हैं। Some of the airports, though we are operating smaller aircrafts, so if it is fit for the bigger airports like Airbus 320, we can operate even Hajj flights, exclusive chartered flights. We can operate. There is no issue. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक गुलबर्गा के एयरपोर्ट का रनवे बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक 3 किलोमीटर से भी ज्यादा तवील है, जिस पर एयरबस 320 भी लैंड कर सकती है। उम्मीद करते हैं, तवक्को की जा रही है कि आइंदा बरस तक गुलबर्गा के एयरपोर्ट से हज परवाज़ों का आगाज होगा। न्यूज़ 18 उर्दू, गुलबर्गा, जवाद मीर। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां मुस्लिम लीडरशिप को नजरअंदाज कर रही हैं। कर्नाटक के साबिक वजीर रोशन बेग के मामले में भी ऐसा ही रवैया देखने को मिला है। बेंगलुरु में मुस्लिम सियासी नुमाइंदों, मुस्लिम दानिशवरों ने इन ख्यालात का इजहार किया। वाज़ेह है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी हुकूमत के तायद करने वाले रोशन बेग को आखिरी मरहले में बीजेपी ने भी टिकट देने से इनकार किया। बीजेपी के भरोसे पे वो वहां गए, बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, वहां भी वो धोखा खा गए। यहाँ हमारा साथ छोड़ दिए, वहां उन्होंने धोखा खाए, बीजेपी को उन्होंने टिकट नहीं दिए। उसके बावजूद जाके तुम येडियुरप्पा से चीफ मिनिस्टर के पास जाकर घर में इंतजार कर रहे हो और जाके बैठ रहे हो वहाँ इंतजार करके। उनकी खिदमत इतनी है गिनाई नहीं जा सकती, लेकिन बदनसीबी से क्या कहे कि पता नहीं उन्हें किसने वरगलाया, किसकी बात पर वो चले गए, क्या हुआ, या उनकी कोई मजबूरी थी, हमें बता नहीं सकते। लेकिन बात दरअसल ये है कि बीजेपी ने जो इम्कानात और जो उनके सामने जो खेल पेश किया था कि भाई आप अगर कुछ काम करेंगे, कुछ हमारे साथ रहेंगे तो हम आपको सीट देंगे, ये तमाम धोखे। कर्नाटक के रायचूर में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के लीडरों ने दिल्ली में जेएनयू मामले को लेकर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर एसएफआई जिला यूनिट के सदर शिव कुमार ने पुलिस के लाठीचार्ज की आला सतही जांच कराने और यूनिवर्सिटी की फीस में इजाफे के फैसले को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि जेएनयू में गरीब घरानों के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने ट्यूशन और हॉस्टल फीस बढ़ा दी है। ತಡೆಯೊಡ್ಡಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಫಿರಂಗಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಜಲಪರಿಂಗಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದೆ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮುಖಂಡರುಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೇಸನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ। ಖಾಸಗೀಕರಣವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ गरीबों, यतीमों, बेसहारा और मजबूरों की मदद के लिए मजहब इस्लाम ने बैतुल माल का तस्वुर पेश किया है। बैतुल माल से गरीब लड़कियों की शादियां करवाने का सिलसिला शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में जारी है। आप देखिए तफसीलात, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। बेंगलुरु की मस्जिद ईदगाह बिलाल में इज्तिमाई शादियों की खूबसूरत तकरीब मुनक़िद हुई। रियासत के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी ने खुतबे निकाह पढ़ा। इस मौके पर 26 गरीब जोड़ों का निकाह अमल में आया। ये कार खैर नेक कदम शबाब बैतुल माल के तहत उठाया गया।
शबाब बैतुल माल तंजीम में मौजूद 35 मेंबरान हर माह कम से कम 500 रुपए बैतुल माल में जमा करते हैं। जब एक बड़ी रकम इकट्ठा होती है तो इज्तिमाई शादियों की तकरीब सजाते हैं। इस तरह शबाब बैतुल माल ने अब तक 300 से जायद गरीब जोड़ों के निकाह करवाए हैं। का फजल कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को एक तौफीक और हिदायत अता फरमाई। इस बुनियाद पे हम लोग तमाम मेंबर और ज़िम्मेदार जमा होकर ये काम 2006 से करते हुए आ रहे हैं और अल्लाह का फजल अब तक 300 से ज़्यादा शादियां हो चुकी हैं। मिल्लत इस्लामिया में रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत बैतुल माल का निज़ाम, जिसे खुलफाए राशिदीन, सहाबा कराम, औलिया उज़ाम, अकाबिरीन इस्लाम ने अपनाया। बैतुल माल के निज़ाम के तहत मिल्लत इस्लामिया के मुस्तहिक़ गरीबों का ख्याल किया जाता था। बैतुल माल के जरिए अंजाम दी जा रही इस समाजी खिदमत की मुकामी एमएलए और दीगर ने सताइश की। अमीर लोगों को ये पैगाम भी दिया कि वो शादियों के जरिए अपनी दौलत का मुजाहरा न करें और गरीबों यतीमों का ख्याल रखें। Today, 26 couples have gotten married, and most of them actually come from very poor background. And if you actually see, this is the best thing that you can do, to people. Because if God has given us something, we have to help others. आज के नौजवानों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो आज का ट्रेंड चलने को है, बहुत खर्चा करना और माल दिखाना, पैसा, गाड़ियाँ, बंगला देना करना, सभी अब आज हमें नहीं करने का है। तकरीब के जरिए इस बात पर जोर दिया गया कि मुसलमान बैतुल माल के तरीके को इख्तियार करें, बिला लिहाज मजहब व मिल्लत समाजी खिदमात का बीड़ा उठाएं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट।